दोस्तों, मैं कुंदन सर आप सबको वेलकम करता हूं धर्मा क्लास में। ठीक, तो आज हम आप सबको फिजिक्स का 100 VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि 100% पक्का इसी में से मिलेगा आपका। ठीक, आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत निकट आ गया है, तो ठीक है, आप सभी के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिजिक्स का पूरा फिजिक्स उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के इसको कंप्लीट करिए, इसको याद करिए। ठीक है, और इसी में से पक्का 100 में से 100 आवेगा। ठीक है, 100% है कि इसी में से आवेगा। ठीक है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन जो भी आवेगा वो 100 क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी ना आवेगा। ठीक, तो चलो देर ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव का। कह रहा तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ कि अपारदर्शी या पारभाषक या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका कमेंट करके आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी या सी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग जो जिनको जिनको भी याद है वो कमेंट करके नीचे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या इस हिसाब से आपको कमेंट करके आप बताना है। ठीक है, चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है? 1 या 2 या 3 या 4? तो बताइए इसका कितना होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आप लोग को याद होगा कि इसका आंसर होता है ऑप्शन बी 2। प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है? 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा जब समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो यहाँ पे देखिए आपतित हुआ फिर निकला, तो यहाँ पे जो किरण आएगा और निकलेगा, अगर ये आपतित किरण है, ठीक, तो ये भी क्या होगा, ये आपतित किरण है, जो कि कैसा किरण है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक, ये कैसा किरण है? अभिसारी किरण पुंज। तो जो निकलेगा वो भी क्या रहेगा? अभिसारी किरण पुंज रहेगा। ठीक है, देखिए जो आ रहा है वो क्या है? अभिसारी किरण पुंज, और जो निकलेगा वो भी क्या रहेगा? जो परिवर्तित होकर निकलेगा वो भी क्या रहेगा? अभिसारी किरण पुंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग को जितना हम करा रहे हैं उसको में से एक एक क्वेश्चन को अच्छा तरह से याद करना है। ये वीडियो को दोबारा भी देखना है, जो क्वेश्चन ना हो दोबारा देख के इसको याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो बताइए किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, कितना होता है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या +1 होगा, -1 होगा, या 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा +1। इसका सही आंसर क्या होगा? +1। ठीक, इसका आपका सही आंसर क्या होगा? +1। ठीक है, इसका आपका सही आंसर होगा +1। ठीक, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है कितना? तो +1। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? मतलब कि गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में दर्पण लगा हुआ रहता है बगल में, वो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, या पक्ष दृष्टि दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा, या समतल दर्पण होगा? यह है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, और
पास दृष्टि दर्पण भी उसी को कहा जाता है जो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट में लिखना है कि इसका ए, ठीक, अगर ए सही है तो ए, बी सही रहेगा तो बी लिखना है। कमेंट में आपको कमेंट करते जाना है जो भी होगा वो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। जब भी कोई भी दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, तो जो वस्तु रखा जाता है तो ये वस्तु दूरी जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा कोई भी दर्पण या अवतल हो या उत्तल हो, इसको में भी इधर ही वस्तु रखा जाता है, ठीक है। तो ये दूरी हमेशा क्या होता है, ये दूरी हमेशा माइनस होता है। वस्तु दूरी u बराबर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। आपको याद रखना है, ठीक है, कि वस्तु दूरी u बराबर क्या होता है, वस्तु दूरी u बराबर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने बस रखे गए बीम या वस्तु एक ही होता है, बीम या वस्तु की दूरी ली जाती है। तो दूरी कैसे ली जाती है, ऋणात्मक, ठीक। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है, अवतल या उत्तल दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल होता है, अवतल का प्लस में होगा कि उत्तल का होगा, ये आपको पता करना। तो हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण जो रहता है, अवतल दर्पण इसका फोकस जो होता है एफ वो क्या होता है, माइनस में होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो क्या होता है, प्लस में। तब यहाँ पे बताना किस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है। तो प्लस में किसका होगा, तो यहाँ पे प्लस में किसका होगा, उत्तल दर्पण का होगा, ठीक है। प्लस में किसका होगा, उत्तल दर्पण का होगा, ठीक। और अवतल दर्पण बोलेगा तो माइनस में होगा, ठीक है। याद रखना कि अवतल दर्पण का माइनस में, ठीक, और उत्तल दर्पण का प्लस में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, या 50 सेंटीमीटर होती है, या अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और आवर्धन बोलेगा, आवर्धन अगर समतल दर्पण के आवर्धन बोलेगा तो कितना होगा, आवर्धन बोलेगा तो कितना होगा, तो +1, याद रखना, +1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1। लेकिन फोकस कितना होता है, तो फोकस होता है कितना, अनंत। फोकस कितना होता है, अनंत, ठीक। समतल दर्पण का फोकस अनंत, लेकिन आवर्धन बोलेगा तो +1 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। प्रतिबिंब कैसे बने, प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, ये अवतल दर्पण है मान लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण है तो इसको में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, तो वस्तु को हम जब सी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उतने बड़ा बनता है जितना बड़ा कि वस्तु होता है, और जहाँ पे वस्तु रहता है वहीं पे प्रतिबिंब भी बनता है। वस्तु अगर सी पर है, यहाँ सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, ठीक। ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। और जो उल्टा होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो भी है वो उल्टा बनता है, ठीक। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। बराबर मतलब का समान आकार का बनता है। तो ये वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, वस्तु को वक्ता केंद्र पर, सी पर। तो वक्ता केंद्र पर देखिए ऑप्शन सी, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दाढ़ी बनाने में क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े हैं कि कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा में या सौर कुकर में। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जा, या सौर सेल बोलेंगे या सौर कुकर, सौर सौर इसलिए लिखे सौर कुकर, सौर कुकर में अब तक डॉक्टरों द्वारा भी आँख नाक कान को चेक करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता। तो ये सारा में डॉक्टरों द्वारा भी किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का, तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। सौर ऊर्जा में, सौर कुकर में डॉक्टरों द्वारा ये सब किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए अगला है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है, आपको बताना कि आर बराबर एफ सही है या आर बराबर 2f और आर बराबर कितना लिखा होगा 3f, या आर बराबर f/2। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना कि इसको में से कौन सा सही है। तो जब हम यहाँ पे अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ध्रुव तक कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव इसको कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ध्रुव तक की दूरी को कैपिटल आर कहते हैं, जबकि यहाँ पे फोकस होता है, ये फोकस होता है और ये वाला जो दूरिया होता है वो फोकस दूरी। अब फोकस दूरी जितना ई होता है ये दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी स्मॉल एफ है। तो देखिए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 2f, क्योंकि देखिए एफ और एफ जुटेगा तो आर बराबर क्या होगा 2f। तो आर बराबर 2f ऑप्शन बी में देखिए मिल रहा है। ऑप्शन बी में क्या मिल रहा है, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। याद रखना ये संबंध क्या होगा, आर बराबर 2f, आर बराबर कितना 2f, याद रखना आपको। ठीक है, आपको याद रखना कि आर बराबर 2f होता है। या फिर एक बात और याद रखना, या यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि हम जैसे आर बराबर 2f हो गया, तो यहाँ से आप बताइए कि एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर होगा कितना r/2। तो r/2 भी याद रखना कि एफ बराबर बोलेगा तो कितना होगा, तो r/2। एफ बराबर कितना होता है, r/2। तो ऐसे भी पूछेगा आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए भी पूछेगा एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है, तो दोनों याद रखना, r बराबर 2f या एफ बराबर r/2, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताइए। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होता है बताना है। ऑप्शन ए है सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक, तो सीधा एवं आवर्धित। तो उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एक बार भी नहीं बनता। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। आपको एक बात और याद रखना कि जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है या सीधा होता है, आपको बताना है। आप बताइए उल्टा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक, दर्पण में जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी बनता है वो सीधा और छोटा बनता है, याद रखना। ठीक है, सीधा तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, और उल्टा तो बनता ही नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा तो बन भी नहीं करता। ठीक है, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखना है कि ये ना होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण बोलेगा तो सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगर अवतल दर्पण रहेगा तो सीधा बनेगा और बड़ा भी बनता है। अवतल दर्पण में कैसे बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो गया, सीधा और छोटा। ठीक है, यहाँ पे छोटा के जगह पर हास्विक भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसको में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम बताए थे
कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर बनता है तो कौन सा दर्पण हो सकता है, वो दर्पण आपका होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो सिर्फ उत्तल में। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में कैसा बनता है, समतल दर्पण में कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। और उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या, छोटा, वस्तु से क्या, छोटा। ठीक, लेकिन अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। और यहाँ पे उत्तल दर्पण में केवल क्या बनता है, काल्पनिक। केवल क्या बनता है, काल्पनिक। और यहाँ पे भी क्या बनता है, समतल दर्पण में भी काल्पनिक। लेकिन इसको में वास्तविक भी बनता है और क्या बनता है, काल्पनिक भी। वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। किसको में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी बनता है। लेकिन समतल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक, सीधा उल्टा, वस्तु से छोटा बड़ा सब बनता है अवतल में। ठीक है, लेकिन अवतल का फोकस हमेशा माइनस में होता है। फोकस क्या होता है, फोकस हमेशा माइनस में होता है। और उत्तल का फोकस क्या होता है, प्लस में। ठीक, अब ये समतल दर्पण हो गया, तो समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, +1 होता है। आपको बताएं समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए आप लोग। किस दर्पण के में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसको बन रहा है, उत्तल दर्पण में। ठीक, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसको बन रहा है, उत्तल दर्पण में बन रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस प्लस में होता है। ठीक है, तो ये सब परीक्षा में आता है क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव है कि फोकस दूरी किसका प्लस में होता है, किसका माइनस में होता है। तो अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल का फोकस दूरी माइनस में होता है अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का प्लस में होता है फोकस दूरी। ठीक, समतल दर्पण का क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में। आप लोग बताइए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में कि माइनस में। समतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, प्लस में 1 होता है। ठीक है, समतल दर्पण का फोकस दूरी +1। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होगा या प्लस होगा, आपको बताना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में या माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल के माइनस में होती है। देखिए अभी हम बताए हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, माइनस में है ना, माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में। माइनस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आसान है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि दर्पण सूत्र क्या है। आप लोग को याद होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र बोलेगा तो दर्पण के लिए, दर्पण में अगर बोलेगा तो कितना होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/a। लेकिन लेंस सूत्र बोलेगा, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र भी वैसे होगा, बस माइनस हो जाता है। ये आप लोग पहले से जानते हैं, हमको मालूम है। देखिए दर्पण सूत्र बोलेगा तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, और लेंस सूत्र बोलेगा तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र ऑप्शन ए 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है आंसर। चलिए, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। आप बताइए, एक गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर का है +20 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताइए कि जब प्लस रहता है F बराबर, तब कौन सा दर्पण होता है, माइनस रहता है तब कौन सा। तो हम बताएं माइनस रहता है तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल, और प्लस रहता है तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल। ये आपको बताए हैं। तो बताइए प्लस है तो कौन सा दर्पण होना चाहिए, तो प्लस है तो आपको कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। प्लस है, फोकस दूरी क्या है, प्लस में, और जब प्लस में रहेगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अब बताइए कि ची परिपाटी के अनुसार बोले तो बताइए कि ऋणात्मक मानी जाती है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो माइनस वाला हम बताएं, बार बार बता रहे हैं कि अवतल दर्पण होता है। माइनस वाला क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। प्लस वाला क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, तो प्लस वाला पूछ रहा है या माइनस वाला,
तो देखिए माइनस वाला पूछ रहा है, तो माइनस वाला बताइए, माइनस वाला क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये सब जितना भी हम लिखा रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं, इसको एक कॉपी में या फिर 2 बार वीडियो को देखिए, इससे बाहर पक्का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम 100 प्लस करावेंगे, लगभग 119 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 119 क्वेश्चन जो है ये हम करावेंगे आपको, और यही 119 क्वेश्चन से बाहर आपको फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको फिजिक्स में 119 करावेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन करावेंगे, फिर बायोलॉजी में भी 100 क्वेश्चन करावेंगे। तो आप लोग को मन लगाकर ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि समझ में ना आ रहा है कि कौन याद करे नहीं याद करे। हम मात्र 100 क्वेश्चन का हम वीडियो बनावेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 100 को, जैसे 119 है तो लगभग तो 100 के में ही है। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका आंसर हो गया था। इसका आंसर देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या होता है, ऋणात्मक, किसका होता है, देखिए अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है आंसर। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना है। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित, आवर्धित मतलब हम पहले ही बताए हैं कि बड़ा होता है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाए वस्तु को, कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक बनने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा जाए। तो देखिए, जब अवतल दर्पण है, ये क्या है, यह अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण में एक वस्तु को रखा जाता है। ठीक, वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बने, तो आपको पहले ही बताया गया होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और एक कब बनता है, जब वस्तु को एफ और ध्रुव, ध्रुव का मतलब पी, एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, याद रखना कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है एफ और पी के बीच, तब इसका काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है दर्पण के पीछे। ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना, फोकस और ध्रुव का बीच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या, ए, ऑप्शन नंबर ए को आप घेरा लगाइए। ठीक है, इसको टिक लगाए, राइट आंसर है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने और बड़ा बने। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक ना, तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हम रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। तो कहेगा कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, तो कहाँ से, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। चलिए अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को आप लोग 2 बार देखिएगा, वीडियो को कम से कम 2 बार, एक बार अभी देखिए, एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए, तब आपको एक एक क्वेश्चन बिना लिखे हुए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता, मतलब कह रहा है कि कौन सा दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, आभासी। तो कौन दर्पण ऐसा है जिसको वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सबसे पहले लिखा हुआ है समतल। ठीक, तो समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है आप बताइए। फिर लिखा हुआ उत्तल। ठीक, उत्तल दर्पण, उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल है। चलिए बताइए, अवतल। कह रहा निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब किस में आभासी बनेगा, आभासी का मतलब काल्पनिक। तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। ठीक, समतल दर्पण में कैसे बनता है, काल्पनिक। और उत्तल दर्पण में तो केवल काल्पनिक बनता है, आप याद किए हुए किए, केवल याद रखिए। और समतल में भी लगा सकते हैं केवल। ठीक, क्योंकि समतल में केवल काल्पनिक बनता है, और इसको भी केवल कैसा, काल्पनिक या आभासी, एक ही को बोला जाता है, आभासी। ठीक, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, आभासी। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में केवल काल्पनिक या केवल आभासी नहीं बोल सकते। ठीक, काल्पनिक आभासी एक ही का नाम है। ठीक है, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक
काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है किसको में, तो अवतल दर्पण में, याद रखना है ठीक। अवतल दर्पण में वास्तविक भी और काल्पनिक। एक कह रहा है क्या कि किसी दर्पण वस्तु का काल्पनिक बनेगा, तो देखिए समतल में भी काल्पनिक बन रहा है, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक मतलब आभासी, ठीक है, और अवतल दर्पण में भी देखिए बन रहा। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं इनमें से सभी, ठीक, देखिए सभी दर्पणों में क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। समतल, उत्तल और अवतल तीनों में क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। बहुत बार परीक्षा में आया है क्वेश्चन, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसको क्या से सूचित किया जाता है, डी से, ठीक। डायोप्टर को क्या से सूचित किया जाता है, डी से, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया, आगे भी क्वेश्चन करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। टाइम लॉस नहीं करना है, ठीक है, बकवास नहीं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का होता है, म्यू का होता है, म्यू अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है फार्मूला। तो अपवर्तनांक का फार्मूला आप लोग याद किए हैं कि क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, आप लोग याद किए हैं साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ये पहले ही आप लोग याद किए, हमको मालूम है, ठीक है। आप लोग याद किए हैं कि साइन आई बटा साइन आर, तो ऑप्शन किस में मिलेगा, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखिए साइन आई बटा साइन आर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में साइन आई बटा साइन आर मिल रहा है, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन बोले, परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन बोलेगा तो कितना नियम, दो नियम। अपवर्तन भी बोलेगा, अपवर्तन, तो ये अपवर्तन का भी कितना नियम होता है, दो नियम होता है। प्रकाश का परिवर्तन भी बोलेगा तब वो दो नियम होता है, अपवर्तन। और ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है। एक साल बीच कर दे, ये लगभग हमेशा इकोनो दो में से एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम कितना होता है, दो होता है, और अपवर्तन का नियम भी कितना होता है, दो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्या हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा दो, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अभी बताए थे, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक। इसका फार्मूला भी होता है पी बराबर 1/f, ठीक, ठीक ना। ये आपको बाद में बता दूँगी, ठीक, अभी नहीं, ये भी आएगा आगे। अब अगला क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक आपको याद रखना है कि हीरा का अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, हीरे का अपवर्तन या हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा कितना, 2.42, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपको याद रखना है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जैसे देखिए दर्पण हम बताए थे, तो अवतल दर्पण का क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जब रहता है दर्पण तो इसका क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण रहता है तो उत्तल दर्पण, तो इसका क्या रहता है, प्लस, ठीक रहता है फोकस दूरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण होगा, मैंने अवतल का तो माइनस होता है और उत्तल का क्या होता है, प्लस। तो इसको मैं आपको क्या कह रहा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको लगाना है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो धनात्मक होगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक। अगला है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है हुई किरण मुड़ जाती है। देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। यस देखिए अब यहाँ पे आपको बताना है, मान लीजिए जाए कि इधर क्या है, संघन माध्यम, ठीक, इधर क्या है, संघन माध्यम, ठीक है। तो संघन माध्यम में जो भी है भीड़ भाड़ रहेगा, निकट निकट आदमी रहेगा, ठीक है।
और ऊपर है क्या, नीचे संघन हो गया, ऊपर हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम। और ये क्या है, प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक। जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो जब इधर से आ रही तो क्या होगा, मुड़ जाएगा इधर अभिलंब की ओर, क्योंकि भीड़ भाड़ है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। इधर भीड़ है ज़्यादा, संघन माध्यम है, तो भीड़ में थोड़ा सा निकट आ जाएगा। लेकिन जब नीचे से कोई भी प्रकाश की किरण जाएगा, जैसे कि अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो मुड़ जाता है, तो देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है, ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर आ रहा है, देखिए अभिलंब से दूर नहीं जा रहा, अभिलंब की ओर आ रहा है, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर कौन है, अभिलंब की ओर ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। देखिए अभी था तो धनात्मक फोकस दूरी अभी बताए थे यहाँ पर कि प्लस होता है किसका, धनात्मक है, तो धनात्मक बताएं उत्तल लेंस का बताए ना, और यहाँ उत्तल दर्पण का भी बताएं क्या, धनात्मक, उत्तल लेंस का भी, उत्तल दर्पण का भी क्या बताएं, धनात्मक, उत्तल लेंस भी, तो ये अवतल लेंस का क्या होगा, अवतल लेंस का माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अवतल दर्पण का क्या होता है, माइनस, लेकिन हमको इसको से नहीं मतलब है अभी, ठीक। अभी हमको ये देखना है कि उत्तल लेंस का क्या है, प्लस है, यहाँ उत्तल दर्पण है तो इसका भी क्या है, प्लस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, उत्तल लेंस है, देखिए उत्तल लेंस है तो इसका क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। और उत्तल दर्पण है तो इसका क्या है, प्लस है। तो ये हिसाब से बताइए कि ए और बी हो जाएगा या ना होगा, आप लोग बताइए कि ए और बी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अभी पहले बताए थे चिन्ह के की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की भी होती है और उत्तल दर्पण की भी होती है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। तो ये आ गया क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, जो होगा वो होगा। चलिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसका डिजाइन, ठीक, ये हो गया। मान लेते हैं कि नीचे क्या है, संघन माध्यम, ठीक। चलिए नीचे बनाते हैं संघन माध्यम, इधर आ गया। चलिए नीचे बनाते हैं क्या, संघन माध्यम, नीचे हम बना लिए संघन माध्यम, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और नीचे क्या है, नीचे है सघन माध्यम, सघन माध्यम, ऊपर क्या है, विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम। अभी कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे, प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम है, सघन माध्यम से चल के आया यहाँ, और विरल माध्यम है, विरल माध्यम देखिए अब फैल लेगा, ठीक, इसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये किरण जा रहा है, ठीक है, ये किरण जा रहा है, ठीक। तो जब यहाँ से एक किरण आ रहा है तो जब अभिलंब से तक तो सीधा जाएगा, ठीक है, अभिलंब तक गया, ठीक है, लेकिन इसका इधर आवेगा तो क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा, ठीक, इधर क्या होगा, मुड़ जाएगा, इधर क्या हो जा, मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक, अभिलंब से क्या होगा, दूर। तो ये वाला कोण जो रहता है पहला, वो पहला कोण क्या रहता है, पहला कोण आई रहता है, ठीक, और ये वाला रहता है वो आर, ठीक। हमको ये बताइए कि ये वाला और ये वाला कोण में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भी वाला, क्योंकि ये तो अभिलंब से और दूर आ गया, अभिलंब से क्या होगा, दूर हो गया, ठीक, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, ये छोटा होगा, ठीक है। तो आप बताइए कि आर ग्रेटर देन, मतलब आर होगा वो बड़ा होगा आई से, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आर है वो बड़ा है आई से, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर है वो आई से बड़ा है, देखिए आर है वो आई से बड़ा है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से
दूर हो जाती है, ठीक है। तो अभिलंब से दूर होगी तो ये वाला कोण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण से क्या बड़ा बनेगा, ठीक है। और बड़ा बनेगा तो आर बड़ा होगा आई से, देखिए बड़ा मुंह का चिन्ह है तो बड़ा हो गया आई से आर, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार अच्छा से लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, बताइए कहाँ से मापी जाती है, ये तो आपको याद होगा। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से। पी को क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से, ऑप्शन में देखिए है कहीं पर, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में क्या है, दर्पण के ध्रुव से, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। मानव नेत्र में क्या बोल रहा है, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस पाया जाता है। कह रहा मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस पाया जाता है, वो लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, आपको बताना है, ठीक है। लेंस अवतल लेंस होगा उत्तल लेंस होगा, बताना कि मानव नेत्र का मतलब आँख, मानव आँख में कौन सा नेत्र, मानव आँख में कौन सा दर्पण पाया जाता है, बताइए कौन सा दर्पण नहीं, कौन सा लेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक, उत्तल लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस बोलेगा, तो कैमरा में भी कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक। कैमरा में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, बताइए आंसर आप लोग। एक स्वस्थ आँख की दूरी, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु मतलब एक स्वस्थ आँख अधिकतम दूरी कहाँ तक देख सकता है, ठीक। अगर न्यूनतम दूरी चाहिए तो न्यूनतम दूरी बोलेगा तो आपको याद है, हमको मालूम है कि आप लोग को याद है, न्यूनतम दूरी बोलेगा तो आप बताइएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब कोई भी किताब पढ़ना है तो न्यूनतम कहाँ तक 25 सेंटीमीटर पर ला के पढ़ेंगे तो ठीक है। अगर इसको एकदम इतना पर ला देंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इतना भीड़ में नहीं लाना। न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अधिकतम दूरी बोलेगा तो कितना होगा, अधिकतम अनंत, ठीक। मतलब जब हम लोग बहुत दूर तक देखते हैं तो दिखाई देता है ना अनंत तक, जैसे सूरज कहाँ अनंत पर है तो दिखाई देता है कि ना, तो सूरज अनंत है, चांद दूर है, तो वो सब अनंत तक दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ है, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। दूर बोल रहा है तो अनंत, और निकट बोलेगा तो कितना होगा, निकट, अगर निकट बोलेगा तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और दूर बोलेगा तो दूर, देखिए दूर बोल रहा है तो दूर बोल रहा है तो क्या होगा, अनंत, याद रखना, दूर बोलेगा तो अनंत, निकट बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, ये तो आपको याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अब बताइए अधिकांश अपवर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है, ऑप्शन में पढ़िए। जब नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण, जब नेत्र में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या अपवर्तन है, नेत्रोदक के अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि प्रकाश जब प्रवेश करता है तो किसको पर, कौन सा पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सतह होता है, जैसे इसका सतह है ना, वैसे पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सतह होता है, ठीक। तो कौन सा सतह पर, कॉर्निया के बाहरी सतह पर। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखना आपको, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। देखिए 18 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं पीछे, जो भी क्वेश्चन, ये सब जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक में है उसको में से बहुत ही कम क्वेश्चन बाहर निकालें, लगभग 100 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन निकालें जो इस बार 2025 में, इस बार कितना में, इस बार 2025 में आएगा, वही क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी बहुत मनी क्वेश्चन है, उसको में से बहुत कम मात्रा में आपके लिए 2025 में लगभग 100 क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स में। आपको इसको अच्छे तरह से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। और इधर उधर ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है।
इन्हें कि बहुत ज़्यादा देखिएगा तो कुछ भी याद ना होगा, इसलिए लगभग इस 100 क्वेश्चन को ही 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी में से पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब एग्जाम पर क्या आएगा उसको मिलाएंगे भी। ठीक, अभी देखिए यहाँ मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व, अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व क्या होता है? अस्थायित्व ये क्या है? दृष्टि का, दृष्टि मतलब आँख होता है, तो मानव नेत्र के जो आँख होता है उसके ऊपर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना टाइम के लिए उसके ऊपर बना हुआ रहता है। जैसे देखिए कभी कभी फिल्म देखते हैं या तो कोई भी जैसे चित्र दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे है जो भी मार्कर है, पेन है, तो इसको आँख पर जो फोटो बना हुआ रहता है वो लगभग कितना टाइम के लिए, तो ये रहता है लगभग कितना टाइम के लिए? 1/10 सेकंड के लिए। ठीक है, ये कितना टाइम के लिए रहता है? 1/10। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 5, ठीक है, 5 लिख के इसको मिटा दें तो लगभग 1/10 सेकंड के लिए 5 आपको दिखाई देगा। ठीक है, आए बात समझ में? उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। मिटाने के बाद भी यह 6 लिखें, ठीक है, 6 इसको हटा दी तो 1/10 सेकंड के लिए दिमाग में जो आँख है उसके ऊपर बना हुआ रहता है 1/10। कभी कभी ये आंसर 1/16 भी देता है, लेकिन इसका सही आंसर 1/10 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 1/10 सेकंड मतलब 1 सेकंड का भी 1/10 कर दो, उसको 10 बार तोड़ दो। ठीक है, जैसे 100 रुपया का 1/10 करिए तो कितना आंसर आता है? कट गया तो कितना है? 100 रुपया का 1/10 करिए तो कितना है? 10 है, 10 रुपये। ठीक, तो इसको 1 सेकंड का 10वां भाग करना। ठीक, जैसे 100 के 10वां भाग किए तो ठीक है, याद रखना कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है कितना? 1/10 सेकंड। कितना होता है? 1/10 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अब बताइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, वह है, क्या है वह? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में वैसे हम लिखे हैं। ठीक है, यानी कि हम बना के इसको लिखे। देखिए 2014 में पूछा है, 21 में पूछा, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, वह है, वह है मतलब कि आँख के बारे में बोल रहा है कि वह कॉर्निया पे बनता है, रेटिना पे बनता है, पुतली पे बनता है, आइरिस पे बनता है। तो वह कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, इसको याद रखना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है? तो आँख के रेटिना पे बनता है। ठीक है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है बताइए? दीर्घ मतलब होता है दूर, दूर नहीं, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, तो दीर्घ मतलब दूर या बड़ा। ठीक, दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। अब बताइए कि दूर दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब क्या होता है? दूर, दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है कौन सा लेंस का उपयोग करके? मतलब कि दूर दृष्टि दोष को दूर करना है आपको, मतलब ठीक करना है, तो कौन सा लेंस आप लगाइएगा? कौन सा लेंस लगाएंगे? तो देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक का है, ट्रिक हम देखिए इधर लिखे, ट्रिक लिखे है क्या? अनी, अनी के मतलब क्या होता है? आ से अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, और नी से निकट। आप बताइए निकट, हमको ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष आपको होगा तो कौन सा लेंस लगाइए? अवतल लेंस लगाइएगा तो ठीक हो जाएगा। क्या है? निकट दृष्टि दोष हमको हो गया तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। अनी याद रखना। और उदू, 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 दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर से क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में ऊ से क्या हो रहा है? ऊ से उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। हमको ये बताइए कि उत्तल लेंस लगाएंगे तो कौन सा दृष्टि दोष ठीक करेंगे? दूर दृष्टि, उदू। ठीक, का याद रखना? अनी और उदू। ठीक है, अनी और उदू, उदू और अनी। ठीक है, चलिए एक बार बैक करिए। कौन सा दृष्टि दोष हो गया? इसको हो गया दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक, अब हमको बताए दृष्टि दोष, तो इसके लिए आनी एक फार्मूला हम बताएं और एक बताएं उदू, उदू। तो देखो दूर बोल रहा है तो दूर किसको बोलेगा? ई में, और निकट वाला बोलेगा तो ई। दूर के लिए कौन सा लेंस? दूर के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। कुछ समझ में आया? ठीक है, दूर बोला तो उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तर, और निकट दृष्टि बोलेगा निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस याद रखना। निकट हमको क्वेश्चन पूछा था दूर दृष्टि दोष,
और दूर में कौन सा है, उत्तर लेंस है। चलिए तो याद हो गया, याद हो गया ना। कुछ बोला दूर, दूर बोला है ना, दीर्घ का मतलब होता है दूर, याद रखना। दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तर लेंस, और अवतल लेंस के में तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। अब बोला है निकट दृष्टि दोष, अब निकट कौन है, तो देखिए निकट है नहीं, और निकट में क्या होगा, आनी, आनी का मतलब होगा अवतल लेंस, इसको में हम लगा देंगे क्या, अवतल लेंस, ये हमको सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस, इसको मैं निकट दृष्टि दोष बोला तो अवतल लेंस लगाइए, सही होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ये तो वाले क्वेश्चन है। इसको बताइए कि दूर दृष्टि दोष हो गया है और कौन सा वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष भी है और देखेगा कौन सा वस्तु को, दूर के वस्तु का, दूर दृष्टि दोष है और वस्तु को देखेगा कौन, निकट वाला नहीं। दृष्टि दोष कौन सा हो रहा है, दूर दृष्टि दोष, और वस्तु को भी देखेगा कौन सा, दूर के वस्तु को वो देख पाएगा। ठीक, तो दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, याद रखना। दूर दृष्टि दोष जब हो गया उसको तो साफ साफ देख पाएगा कौन वस्तु को, दूर के वस्तु को। ठीक है, याद रखना आपको कि दूर दृष्टि दोष पहले है, उसको दिखाई भी देगा कौन सा वस्तु, तो दूर की वस्तु को। अगला क्वेश्चन है ये प्रकाश, प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ये तो आप लोग याद किए होंगे। अगर कौन सा रंग का बोलेगा तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो लाल का। ठीक, लाल का अधिक होता है, क्या होता है, अधिक, अधिक बोलेगा तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक। अगर कम बोलेगा तो कम, कम बोलेगा तो बैगनी, बैगनी कहिए कैसे, बैगनी। देखिए अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कोई और कलर से, जैसे ई वाला कलर से लिखें। ठीक, ई वाला से लिखें, ठीक है, और ई वाला से लिखें या और कोई, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कौन दिखाई देगा, देखिए ई दिखाई देगा, ई दिखाई देता है कि ना, लाल, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। जैसे देखिए ट्रेन आता है तो ट्रेन के पटरी के बगल में ट्रैफिक लाइट लगा हुआ रहता है, तो उसको मैं खतरा के लिए कौन सा रंग का उपयोग करता है, लाल, क्योंकि लाल दूर से दिखाई देता है। ठीक है, तो लाल का तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा रहता है। जैसे टावर है, टावर पर कौन सा बल्ब लगा हुआ रहता है, लाल रंग का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से दिखाई देगा, वो फैलता है बहुत कम, और जो कम फैलता है वो दिखाई बहुत दूर तक देता है। ठीक है, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा फैलता है कौन, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। फैलाव का मतलब हुआ विचलन, विचलन उसका सबसे ज़्यादा होगा, परिकीर्णन। ठीक है, मतलब फैलाव, परिकीर्णन का मतलब भी फैलाव होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल का, याद रखना। ठीक, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन, सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का, लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का, याद रखना। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का। ठीक है, कम तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कौन सा रंग है जिसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तो देखिए सबसे अधिक किसका है, लाल का, हम लाल का लगा देंगे। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। ठीक है, और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक ना, चलिए आगे भी आएगा क्वेश्चन, कहा वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। अभी हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा फैलता है कौन, तो कौन फैलता है, बैगनी फैलता है ना, लेकिन यहाँ पे तो बैगनी है नहीं, ना है, तो सबसे ज़्यादा इसको में से कौन फैलेगा बताइए जल्दी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैलता है कौन, नीला। ठीक, प्रकीर्णन क्यों होता है नीला, कहो कैसे, तो देखिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, किस कारण, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला। ठीक, इस रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है 24 में पूछा, 19 में पूछा, अब इसमें, इस बार 25 में भी पूछ देगा, इसको पक्का याद रखिए, 25 में भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है आकाश में, तो आकाश में कौन सा होता है, वायुमंडल, वही ना होगा, वायुमंडल में कौन होता है, तो नीला, याद रखना, कौन रंग का, नीला रंग का, इसलिए आकाश भी कैसा दिखाई देता है, नीला। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला, न कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश नीला नहीं दिखाता देता, किसके कारण दिखाई देता, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, याद रखना, प्रकीर्णन के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, डिंटल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो गया था, इसका हो गया नीला। ठीक, इसका आगे करना है, इसका
प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये भी एक तरह से प्रकीर्णन है, ठीक ना। जैसे पानी में जो प्रकाश को भेजा जाता है तो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही ये होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब ही फैलाव, ठीक। प्रकीर्णन पढ़े हैं, जब प्रकाश आता है, ठीक है, प्रकाश आता है, ठीक, यहाँ से क्या होता है, फैल जाता है, ठीक। कोई भी कण पर पड़ता है, प्रकाश का प्रकीर्णन फिर क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। जब सूर्य के प्रकाश से कोई भी किरण मतलब कि आ रही है, ठीक, तो वायुमंडल में उपस्थित जो सूक्ष्म कण होती है उसको प्रकाश पड़ता है, ठीक है। सूक्ष्म कण जैसे छोटे छोटे कण, तो प्रकाश की किरण आती है तो इसको क्या होता है, बिखेर देती है, फैला देती है, और कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है जो कण है वायुमंडल में, ठीक। और इस घटना को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन याद रखना, प्रकीर्णन परीक्षा में बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसका परिभाषा, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे ऊर्जा को अवशोषित भी कर लेता है, ठीक है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, या आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश कैसा, तो आकाश काला। अंतरिक्ष में आप जाइएगा और ऊपर से आकाश को देखिएगा नीचे, अंतरिक्ष में जाके, तो आकाश कैसा दिखाई देगा, आकाश आपको काला दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखाई देगा, आकाश काला आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में जो बाहर से प्रकाश आता है उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश है, सफेद प्रकाश है, इसको मैं आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। आपको तो मालूम है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का। सबसे ज़्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है, लाल का। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, मालूम है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का होता है, ठीक। सबसे कम बैगनी का। ये भी देखिए 13 में 23 में पूछा है, बड़ी बार पूछता है इसे क्वेश्चन, ठीक है, कि किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, कम होता है, विचलन किसका ज़्यादा होता है। तो ये सब आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बादलों, देखिए ये सब क्वेश्चन आवेगा, ये मत सोचिए कि ना आवेगा, यही सब आवेगा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। देखिए हम बादल को देखते हैं दिन में, तो बादल का रंग कैसा दिखाई देता है, उजला काला दिखाई देता है। तो उजला कुछ बादलों का रंग क्यों दिखाई देता है, 2024 में आया, ठीक है, 25 में भी आ सकता है। तो कुछ बादलों का रंग क्या दिखाई, उजला क्यों दिखाई देता है, ठीक। तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आपको याद रखना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ बादलों का रंग उजला दिखाई देता है, किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का, मतलब किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। आप बताइए कि कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह होता है। 23 में और 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता है कि इसमें धन और ऋण का चिन्ह होता है। तो अब हम ने बताएंगे, आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। एम मीटर होगा कि वोल्ट मीटर होगा कि कुंडली होगा, या इनमें से कोई ना होगा। आप लोग बताइए कौन होगा। ऑप्शन हम बहुत नहीं बताएं, आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और कमेंट में ऐसे बताना है, 44 लिख देना, और 44 मान लो ए है तो ए लिखो, या बी है तो बी लिखेगा, ठीक। बी है तो बी, पहले 44 लिख देना, ठीक ना। पहले 44 लिख के ए है तो ए लिखना, बी है तो बी लिखना, ठीक है। हमको बताइए, या सी है तो सी लिखना, डी है तो डी लिखना, ठीक ना। बस इस हिसाब से बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। इसका सही आंसर का हो जाएगा कुंडली। प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता किसको में, कुंडली में, ठीक है। अगला, अमीटर। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, बताइए। अमीटर से विद्युत धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति। अब बताइए अमीटर से किसको नापा जाता है। अमीटर से आपको बताना है, ठीक है। विद्युत धारा से है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। तब विद्युत धारा से है तो इसका आंसर विद्युत धारा है, ठीक। अमीटर से किसको नापा जाता है, विद्युत धारा को। और ये आवेश है किसको, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक। आवेश का मात्रक कूलम मालूम है ना, कूलम को सी से लिखा जाता है, एक कूलम का नियम भी आता है, ठीक है। अमीटर से किसे मापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। ऋण मतलब क्या होता है, ऋण मतलब माइनस वाला, नेगेटिव चार्ज जरा पर रहता है, ठीक है। तो ऋण इलेक्ट्रॉन बना हुआ रहता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है,
अब ऋण इलेक्ट्रॉन किसको से बना होता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, या इनमें से? ये नहीं आया क्वेश्चन समझ में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा शुष्क सेल, जैसे बैटरी होता है सूखा वाला, ये वाला नहीं, शुष्क सेल मतलब ये वाला नहीं, सूखा वाला। सूखा वाला में जो है, और हमें जो ऋण इलेक्ट्रॉन, ऋण मतलब एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो बताइए प्लस वाला होगा कि माइनस? माइनस वाला। ये क्षण कोची का बना रहता, तो ये क्षण किसका रहता बना? जस्ता का। ठीक, आपको याद रखना कि नेगेटिव वाला किसका रहता बना हुआ? जस्ता का। ऋण इलेक्ट्रॉन क्षण किसको से बना रहता? तो जस्ता का। ठीक है, चलिए अगला। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 2021 में आया है और 25 में आएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ना, ये आपको याद है, हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? एक प्रोटॉन पर कितना होता है? प्रोटॉन पर भी इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में, प्रोटॉन पर प्लस में। ठीक, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना। 47 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टोटल 119 क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आराम से आपको करना है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 48, 1 माइक्रोन एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? अब बताइए, 1 माइक्रोन एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा? ये 18 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा। 1 माइक्रोन एम्पियर के तुल्य, मैंने तुलना कर रहा है 1 माइक्रोन एम्पियर, कंपेयर करके बताओ कि कितना विद्युत धारा होगा। 1 माइक्रोन एम्पियर में कितना विद्युत धारा होगा? तो 1 माइक्रोन एम्पियर में कितना होगा? 10⁶ एम्पियर। ठीक, 10⁶ एम्पियर होगा। ठीक है, याद रखना 10⁶ एम्पियर। माइक्रो बोलेगा तो 10⁶ लगाना। ठीक है। 49, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में, धारा मापने में, ये 2015 में आया है, 17 में, 22 में। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने में ए मीटर का होता है कि आम मीटर का, ओम मीटर का, वोल्ट मीटर का, मानोमीटर का, या ए मीटर का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए मीटर होगा। ये आप लोग को याद रखना। 49 हो गया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक से, चालक मतलब कोई तार, इसको से क्या बह रहा है? इसको से बह रहा है क्या? विद्युत धारा। इसको से बह रहा है विद्युत धारा। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होता है। गतिशील कौन रहता है? मतलब ये बह रहा है, तेरा में गतिशील कौन है? गतिशील जो कण है इसको क्या नाम कहा जाता है? इसको नाम रहता है इलेक्ट्रॉन। आए बात समझ में? जो गतिशील कण होता है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 14 में, 21 में, 22 में आया, 25 में फिर दोहरा देगा। ठीक ना, तो ना ये लाइन से बन जाएगा। आए समझ में? ये जो लाइन से ना देखते हैं, कभी कभी लाइन से पूछता है, वो दोहरा देता है। ठीक है, तो 25 में फिर पूछेगा। ठीक, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब क्वेश्चन आपको 2 बार देखना है वीडियो को, या 3 बार देखना, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बनाना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रा आपको बताना। आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। कूलम को सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलम होगा। आवेश का याद रखना है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। आपको याद रखना है कौन सा क्रम में? तो समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तब वोल्ट मीटर कहा जाता है। आपको याद रखना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? आपको बताना निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर। ओम का नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओम का नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है आई आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिरोध का यह समय मात्रक, तो प्रतिरोध का यह समय मात्रक क्या होता? प्रतिरोध का यह समय मात्रक होता ओम। ठीक, प्रतिरोध का यह समय मात्रक क्या होता? ओम होता। चलो अगला क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस चीज पर। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर किस चीज पर करता है? चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता यहाँ पर होगा। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, ये बताना है। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है, आपको मालूम है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब मोटाई उसका कितना, मोटाई पर भी निर्भर करता है, और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंग बना हुआ होता है लोहा का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। जो बल्ब होता है, बल्ब, तो बल्ब में जो बल्ब है इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, चलिए अगला। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक? ठीक, ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम बटा मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर याद रखना। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। अगला है क्वेश्चन। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, देखिए पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाए ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों क्या होगा? पार्श्विक क्रम में और समांतर क्रम में दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला। निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके, इसका आंसर सही क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है? ऑप्शन है ए बी सी डी में से बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 66। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या हो? समांतर क्रम में जब रखते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बढ़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक, अगला है। यदि कोई समांतर हो
समानांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होगा। तो उनका समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर। यदि कोई समानांतर हो, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होगा। यहाँ पे प्रतिरोध लिखा जाएगा। तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी 67। अगला है 1 जूल का मान होता है, क्या होता है? तो 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ठीक है, 0.24 कैलोरी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है कितना? 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किलोवाट प्रति घंटा इकाई है तो किसका? ऊर्जा का। किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसका? ऊर्जा का। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, निष्क्रिय गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस। ठीक, हाइड्रोजन। तो इसका विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है क्योंकि वह अभिक्रिया किसी से न करे। ठीक, निष्क्रिय गैस कोई से भी अभिक्रिया नहीं करता, कोई और गैस से वो अभिक्रिया नहीं करता। ठीक, अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव पर कार्य करता है, ये आपको आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव। ठीक, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग होता है? तो नाइक्रोम। विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग होता है? तो नाइक्रोम, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि इतना वाट इतना 100 वाट और इतना वोल्ट, 220 वोल्ट के बल्ब के और इतना 100 वोल्ट के विभवांतर को आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो? ये आपको न्यूमेरिकल है, ये बना के देखिएगा। इसका आंसर क्या है? 25/121 एम्पियर। ठीक, अगला क्वेश्चन विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, माने वो कौन सा तत्व का बना हुआ होता है? टंगस्टन। फिलामेंट किसका होता बना हुआ? टंगस्टन। ठीक है, अगला विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा यूनिट, किलोवाट घंटा यूनिट। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? अब भीवराव आई है। ठीक, तो ये हो जाएगा शक्ति का IR²। ठीक है, IR²। ठीक है, अगला विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो ये नरम लोहा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपका 80 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ये आपको बताना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ऑप्शन है फैराडे, ऑर्डर्स और एम्पियर बोर। तो इसका क्या हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के बारे में हाथ की तर्जनी संकेत करती है। चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक में प्रवाही विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आपको क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तर्जनी। ठीक है, इसका ठीक है, इसका लास्ट में बताते हैं। अगला तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में
घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होता है? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर आपका हो जाएगा आधा। ठीक है, इसका आंसर याद रखना आपको आधा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फराडे ने। ठीक है, विद्युत चुंबकीय की खोज प्रेरण बोलेगा तो फराडे। ठीक, एक और था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बोलेगा, चुंबकीय प्रभाव तो ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बताना, इसका आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो कौन सा युक्ति में? विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में, वोल्टमीटर में। ऑप्शन दिया हुआ, आंसर बताना। ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला का आंसर बताइए। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किसको में? हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में या मीटर में? तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर। ये भी याद रखना आपको, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाए? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। ठीक, प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है लघुपतन के समय। ठीक, अगला है, निम्न में से किस उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोमास? इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास। ठीक, उत्तम कोई ऊर्जा का स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं करता? कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं करता? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जय मात्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसका सही ऊर्जा क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या जय मात्रा, बायोमास? इसका आंसर भूतापीय, पवन, नाभिकीय, जय मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बायोमास। बायोमास। ठीक, जय मात्रा बायोमास। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा उसका ही। अगला है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है किसमें? भारी वाहनों में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में? तो इनमें से सभी, डीजल का उपयोग इनमें से सभी में होता है। भारी वाहनों में भी, रेल इंजन में भी और विद्युत उत्पादन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, जल संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा किस ऊर्जा में, जल संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? स्थिर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय, संलयन, चंद्रमा, सूर्य? इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन का
ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? इसका क्या होगा, इसको रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर भी बताते हैं लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा? नवीकरणीय स्रोत एक होता है अनवीकरणीय, एक नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा कौन सा? पेट्रोलियम। ठीक, अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम होगा। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ईंधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? लिनियम सेल, लक्स सेल, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को मतलब धूप के ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाले को युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सौर सेल, सौर सेल। ठीक, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल है उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक, खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौना में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौना में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। अगला है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य होगा। ठीक है, प्रकृति में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मा होता है? किस गैस की मात्रा बढ़ने पर? तो बताए ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला जैसे कि घास, गेहूं और आम। नहीं, घास, बकरी, मानव। हाँ ये ठीक है, घास, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव। तो ये वाला सही है। ठीक, तो देखिए आहार श्रृंखला, देखिए जबकि बकरी, गाय और हाथी ये ना होगा, क्योंकि गाय को, बकरी को हाथी ना खाता। आहार श्रृंखला मतलब लाइन से आपको बनना चाहिए। ठीक, तो ये वाला सही है। हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। ठीक, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ठीक है। अगला, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा, जल, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। ठीक है। अब अगला बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशीय। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करना है दो चार गो। और उपभोक्ता प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर, तो तृतीय पोषी स्तर। ठीक है, भाग तीसरा तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, अगला है अपघटन का उदाहरण है कवक। अपघटन का उदाहरण बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कवक। अपघटन का उदाहरण बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कवक। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव, तो टिश्यू पेपर, केला का छिलका, थर्मोकोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोकोल। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? अब बताइए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं, मतलब पर्यावरण के लिए सही नहीं है? तो पर्यावरण के लिए सही क्या नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो मोटरसाइकिल से चलना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल से आप चलिएगा तब प्रदूषण हो। अगला क्वेश्चन है, ओजोन पर ओजोन परत ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान कौन सा ओजोन परत करती है? ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है कौन? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से करती है? तो विकिरण के नाम बताना, कौन सा किरण से? ठीक है,
तो ऑप्शन ए है अव्यक्त किरण, तापीय विकिरण या पराबैंगनी विकिरण, ये इनमें से सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण को रोकता है ओजोन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन में, तो ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, तेरा में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला है ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है? ओजोन का आणविक फॉर्मूला कितना होता है? ओजोन का आणविक फॉर्मूला भी बताया O3, तो इसका क्या होता है, O3। ठीक है, ओजोन का आणविक फॉर्मूला क्या होता है, O3। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव अनियनीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर DTT हो जाएगा, कागज, वाहित, मल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, DTT। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो ये वाला अभी क्वेश्चन तो आपको लगाना है DDT, ये वाला। ठीक है, जो इसके पहले वाला था, जैव आवर्धन बोलेगा। तो अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.03%। 0.03%। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता है किसको? सुरक्षा प्रदान किसको करता है? तो पेड़ों, फिर वृक्षों को। ठीक है, चिपको आंदोलन वृक्षों के बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, सुरक्षा सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला, बस हो गया। ठीक है, अब जितना भी क्वेश्चन हम कराएं इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए छूटा हुआ है तो उसको फिर से हम करा देंगे, जैसे कि एक से करा देते हैं ना, एक से एक बार फिर से पुनः रिवीजन करा देते हैं, मात्र 10 मिनट में या 5 मिनट में। ठीक है, एक से करा देते हैं 1 मिनट। तो चलो हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन इसको रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि पहला है, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? तैलीय कागज होता है परभाषी। ठीक है, परभाषक। ठीक है, चलिए अगला, प्रकाश का परिवर्तन का कितने नियम होता है? तो प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। ठीक है, अगला, एक अभिसारिक किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होता है अभिसारिक किरण पुंज। ठीक है, जो अभिसारी यहाँ रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, अभिसारी रहेगा। ठीक है, अगर किरण किस समांतर समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन बताना कितना होता है, +1। ठीक है, टिक लगा हुआ है। अगला है, किस दर्पण का उपयोग पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? किस वस्तु का उपयोग पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की वस्तु की दूरी ली जाती है कितना, प्लस की माइनस? तो ये वस्तु दूरी हम बताएं माइनस में ली जाती है। अगला, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए उत्तल दर्पण लिखा होगा। ठीक है, चलिए अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, फोकस दूरी बोलेगा तो अनंत होगा। ठीक है ना, आवर्धन +1 होता है समतल दर्पण का। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ पर, वक्रता केंद्र। ठीक है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर कुकर में भी अवतल दर्पण होता है, डॉक्टरों द्वारा भी क्या होता है, अवतल दर्पण का होता है। किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्र त्रिज्या R है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक, तो R = 2f, ये हम बताएं आपको। ठीक है, R = 2f। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है या कैसा होता है? तो सीधा होता है एवं छोटा होता है उत्तल दर्पण में। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा होता है। अगर किस दर्पण के से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल की प्लस में होता है फोकस दूरी। दर्पण फार्मूला आपको बताना है, तो 1/p + 1/u = 1/u। अगला है क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
+20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये प्लस रहेगा फोकस दूरी, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी चिह्न प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो कौन सा दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल का प्लस में। अवतल दर्पण का में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? तो फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसको मिल सकता है? तो समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी, सभी में। ठीक, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन है जो लेंस की क्षमता का? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का फार्मूला क्या होता है? sin i बटा sin i, म्यू बराबर sin i बटा sin i। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन बोले या परिवर्तन बोले, दोनों का 2 नियम होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण पुंज मुड़ जाता है कौन? अभिलंब की ओर। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? उत्तल का भी होता है, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, और किसका होता है? तो या 20 दोनों का। ठीक है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का। ठीक, अगला है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो R बड़ा होगा और Y का छोटा होगा। देखिए वहां पे फोटो बना के हम आपको बताएं। निर्देशांक जी प्रपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो सभी दूरियां कहाँ से? ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है कितना? तो अनंत। दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत, और निकट बिंदु बोलेगा तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है वो 1/10 सेकंड, कभी कभी 1/16 सेकंड भी देता है। ठीक है, 1/10 रहेगा तो आपको 1/10 करना है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, तो कोई वस्तु का प्रतिबिंब आँख के कौन सा भाग पर बनता है? तो आँख के रेटिना भाग पर बनता है। किस लेंस का उपयोग क्या दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? इसका ट्रिक हम बताए थे, आनी और उदू। आनी मतलब अगर क्या बोल रहा है? दूर बोल रहा है तो दूर, देखिए दूर वाला ये है, दूर बोलेगा तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और निकट बोलेगा तो कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, तो देखिए दूर के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। कौन सा वस्तु को साफ साफ देख सकता है? दूर दृष्टि वाले लोग। तो दूर दृष्टि वाले दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक, अगला है, प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, मतलब सबसे अधिक फैलता है वायुमंडल में? तो नीला रंग। ठीक है, जिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। ठीक, अगला है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कुछ बादलों का रंग उजला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, किस उपकरण में धन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता? तो कुंडली में। ठीक, धन आयन और ऋण आयन नहीं होता है कुंडली में। अगला, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? अमीटर से। तो अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, धारा को। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है जस्ता का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा से होता है? तो 10 के पावर -6। माइक्रो बोलेगा तो 6 याद रखना, नैनो बोलेगा तो 9 होता है। ठीक, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का। अगला 50 नंबर, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होता है कितना? इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण, आखिर गति कौन सा कण करता है? तो इलेक्ट्रॉन। लोडिंग होने दीजिए। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक, अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जबकि ओम किसका होता है? ऐसा मात्रक प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ठीक, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। अगला है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। ठीक, रियोस्टेट का उपयोग होता है धारा के परिमाण में
वृद्धि या कमी, ठीक, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी के लिए रिओस्टेट का उपयोग होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किसके ऊपर? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं। कह रहा चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता किस पर? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, जबकि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन धारा पर निर्भर नहीं करता। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। 61 नंबर है, विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ रहता है, तो टंगस्टन का। कौन सा धातु का? तो इसका। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकत्व को जोड़ा जाता है, वास्तविक क्रम में और समांतर क्रम दोनों, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में, ठीक। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, चालक में उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक, विद्युत प्रतिरोध के कारण, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला, यदि कोई समांतर हो, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो? समांतर क्रम में हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं कि प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 जूल का मान कितना होता है? कितना कैलोरी? तो 0.24 कैलोरी, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को मान होता है, कितना मान होता है? इसका कितना होता है? ये वाला होगा कि ये वाला? ऑप्शन ए होना चाहिए या डी, ये आपको बताना है, ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा या डी होगा? आपको बताना है इसको सोच के, ठीक है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को मापन कितना होता है? इसको आप कमेंट करके बताइए कि ए होगा या डी होगा, ठीक है। सही आंसर, ठीक। 1 किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा का, सही है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस, ठीक है, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर अगर निष्क्रिय गैस ना भरा रहेगा तो अभिक्रिया करके विद्युत बल्ब को फ्यूज कर देगा, ठीक। इसे निष्क्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता, ठीक है, इसे निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। जब उसमें ज्यादा होता है फ्यूज उड़ा देता है, ठीक है, लाइन ज्यादा जाएगा तो फ्यूज क्या हो जाए? उड़ा देता है, ठीक है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर में किस धार के कुंडली बनी होती है? तो ये तो आप लोग को मालूम है, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा हुआ रहता है? नाइक्रोम। 100 वाट और एक 220 वोल्ट के बल्ब के सामने या आड़े, ठीक, उसमें जोड़ा जाता है 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? तो 25/121 एम्पियर, ठीक। अगला, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का किस से बना होता है? मतलब किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है, तो टंगस्टन, ठीक। विद्युत बल्ब का फ्यूज। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा, ठीक, यूनिट, ठीक ना, व्यापारिक मात्रा विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन विद्युत शक्ति का निरूपण करता है? I/R², ठीक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा। किस प्रकार के छड़ का? तो नरम लोहा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेट, ठीक। और फ्लेमिंग के बामा-हस नियम के बारे में तर्जीना क्या बताता है? अब बताना है आपको ये कि तर्जीना क्या बताता है, तो तर्जनी क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाए? ए होगा या बी होगा या सी होगा? ये वाला ना बताएं, ठीक है। तो बताइए कि तर्जनी क्या बताता है? आप लोग को याद है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में ध्वनि गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होगा? तो इसका आंसर है आधा, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फ्राइडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? फ्राइडे। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, ठीक। इस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र, ठीक। तरंगदैर्घ्य को सामान्य तक व्यक्त किया जाता है तो मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लागू पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। निम्न से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? तो बायोमास, ठीक, बायोमास उत्तम ऊर्जा स्रोत। निम्न से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, कौन सा? तनाव की ऊर्जा, ठीक है। अगला है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो बायोमास, ठीक। डीजल का उपयोग होता है, तो देखिए रेल में, भारी वाहनों में और विद्युत उत्पादन में भी होता है डीजल का उपयोग। विद्युत रेल इंजन में, भारी वाहनों में, तो विद्युत का उपयोग इसमें होगा, सभी में होगा, ठीक। अब बताइए यहाँ पे, जल संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है?
तो स्थिर ऊर्जा सही है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वास्तविक स्रोत क्या हो? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम। अगला है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहलाता है सौर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। खिलौना में सूक्ष्म सेल का उपयोग किया जाता है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है। वायुमंडल में किस गैस को बढ़ने पर वैश्विक उष्मीयमान बढ़ता है? ठीक है, होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता निर्माण करता है? तो पहले घास, बकरी, फिर मानव। ऑप्शन बी। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक। ऑप्शन ए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। ठीक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय। ठीक। बाघ उपभोक्ता है कौन प्रकार का? तो तीसरा प्रकार का। ठीक। अपघटक का उदाहरण है कलक। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो थर्मोकोल। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है तो मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि उसको से प्रदूषण निकलेगा। ठीक है। ओजोन पर किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है पृथ्वी को? पराबैंगनी विकिरण। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितना होता है? 3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है और सल्फर का S8 होता है। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन जैव अनिवीकरणीय पदार्थ है? DDT। ऑप्शन ए। जैव आवर्धन प्रदर्शित करता वही DDT। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। ठीक है। ऑप्शन सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा? ऑप्शन सी 78%। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शित करता है क्या? मुख्य उद्देश्य क्या चीज का सुरक्षा के लिए? तो वृक्षों के, पेड़ों की सुरक्षा के लिए। अंतिम क्वेश्चन है सुरंगम किस राज्य की राज्य संग्रहण व्यवस्था? तो किसका? केरल की। ठीक है। तो ये आपको हो गया टोटल 119 क्वेश्चन। और फिजिक्स में इसी में से आवेगा क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है। फिजिक्स में इसका अगला है वीडियो केमिस्ट्री का आवेगा। ठीक है। केमिस्ट्री भी लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा। हर दिन आपको शाम में 6 बजे से जुड़ना है। ठीक है। शाम में लाइव हम 6 बजे आएंगे कल से। ठीक है। 6 बजे कल से आपको लाइव आना है। ठीक है। सबको 6 बजे से 8 बजे तक। ठीक है। और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करावेंगे, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, मैथ में भी करावेंगे 100 से 200 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 100 से 200 लगभग हो जाएगा। आइए, जो भी करावेंगे आपको उतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, उतना में से पक्का 100% आ जाएगा। ठीक है। 100% गारंटी यहाँ ऊपर में लिखा हुआ भी था। ठीक है, कि आपको इसको में से मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। फिर अगला वीडियो कल शाम में। ठीक। कुछ